So hello guys, welcome back to the channel. I am Bharat Arora and welcome to the podcast. So in this lecture, we will starting our unit 3 of macroeconomics. So according to our syllabus, it will be the last chapter for us. Okay, so let's get started with the video and let's complete this chapter as well. ये चैप्टर कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काउंट होता है ठीक है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं इट इज बेस्ड ऑन द रियल इकोनॉमिक्स real economics में जो concepts होते हैं it is based on that. So it will be comparatively longer or a little bit difficult to understand. Okay. So बिना किसी देरी शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ. ठीक है. हाथ के हाथ आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप उससे पूछेंगे सुनेंगे बनाएंगे एंड साथ में आगे पूरी. ओके. सो ये यूनिट है क्या? सबसे पहले इस टॉपिक को छोड़ो, पहले तो ये यूनिट का मतलब समझो. ये यूनिट का नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. राइट. डिटर्मिनेशन मतलब क्या हुआ कि इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट को आप डिटरमाइन करेंगे. इनकम कितनी जनरेट हुई या इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इसका तो सेंस यही आती है. ठीक है. तो हम इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर यही करने वाले हैं बेसिकली. मतलब हम ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे जो इनकम से रिलेटेड है या जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. वो वाले चीजें जो अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज कर सकते हैं, वो वाली चीजें जो इनकम की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे. ठीक है. अब एक बात बताओ, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक एक बहुत बेसिक चीज पढ़ी है क्या? प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा है. राइट. क्या होता है प्राइस डिटर्मिनेशन? कि प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होगा. राइट. किस तरह डिटरमाइन होता है प्राइस किसी प्रोडक्ट का? डिटरमाइन होता है उसके डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए. राइट. तो डिमांड एंड सप्लाई का जब इंटरसेक्शन होता है तब हम कहते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होगा. राइट. तो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इनकम को डिटरमाइन करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी फिर से डिमांड एंड सप्लाई जाएंगी बट अब इनका फॉर्म चेंज हो जाएगा. जब हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मींस वी आर कंसीडरिंग एन इक्विलिब्रियम. But when we are considering the income and unemployment of a country, then we are considering it as a whole unit. इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. मींस इट इज अ माइक्रो में पढ़ा था ना, वो तो मैक्रो में पढ़ रहे. तो इट इज अ मैक्रो. मैक्रो के अंदर हर चीज कैसे आती है? एग्रीगेशन. सब कुछ कंबाइंड करके आती है. इसलिए यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई तो होगा, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे. क्या कर देंगे इसका नाम? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इसे क्लियर करिए. ठीक है. समझ आई बात यहाँ तक? तो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे हमारे पास आ जाए. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? पहला टॉपिक ये है कि अब चैप्टर से हो रहा है. Aggregate demand होता है total value of all the final goods and services that are planned to be brought by all the sectors of the economy at a given level. ठीक है. Let's mark them what words. आपके हाथ क्या क्या वर्ड पढ़ा हमने यहाँ पे? Total value of all the final goods and services. जितने भी goods and services produce होंगे in the country during the period of during the given period of time, उन सबका total value क्या? AD represents the total planned expenditure on the final goods and services in an economy during the period of time. जो हमने प्लान किया होगा, जैसे कि हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में प्लान किया होगा कि हम इतना गुड बनाने वाले हैं, हम इतना गुड बनाने वाले हैं, इतने की डिमांड आने वाली है, इतना गुड बिक जाएगा, इतना एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर देगा, इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करना ही है. दैट इज एग्रीगेट डिमांड. शॉर्ट फॉर्म एडी. ठीक है. और तुम्हें याद रखना एडीएएस कहते हैं. एडी ये हो गया हमारे पास. ठीक है. तो कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? देखो, एक है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो घर के खर्चे होते हैं करते हैं ना स्टिकेशन भरे खर्चे का भी. तो इस मंथ में इतना खर्चा करना है, इस मंथ में इतना खर्चा करना है, इस टाइम ड्यूरेशन में इतना खर्चा करना है. वो ड्यूरेशन हम जो लगा के चलते हैं कि इस महीने तो 15,000 20,000 खर्चा हो जाएगा, अगले महीने 30,000 खर्चा हो जाएगा. एंड एस्टिमेशन एंड इट इज ऑल्सो द प्लान. ठीक है. अब सोचते हैं ना कि हाँ हमने अगले महीने ये खर्चा करना ही है, ये करना ही है, ये लेना ही है सामान, जरूरी है. ठीक है. तो ये क्या है? ये जनरेट करता है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड. कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 का 10,000. ठीक है. फॉर एग्जांपल है. तो आपने बोला कि भाई
the next month in the month of July, we will be going to buy a 10,000 रुपये का मोबाइल फोन। ठीक है, ये क्या हुआ, आपकी फैमिली में एक डिमांड थी, 10,000 का मोबाइल तो बिकने वाला है। ठीक है, so it is a planned expenditure for a wife, right? So it is an aggregate amount. It will be counted as an aggregate amount. Okay. Next is investment expenditure. What is investment expenditure? कहीं invest करने का मैं सोच रहा हूँ, आपने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा, किसी और ने सोचा, किसी और कंट्री की इन्वेस्टमेंट डाल, सपोज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर 3 इज गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट तो खर्चा करती है ना वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट तो खर्चा करती है ना सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, सोशल वेलबींग के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं। गवर्नमेंट ब्रिजेस, पुलिस पुल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो खर्चा करती है गवर्नमेंट। एंड एट लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स में क्या आएगा, देखिए कुछ सामान हम बाहर बेचते हैं, कुछ सामान हम बाहर, ठीक है, तो जो हमने बाहर भेजा और जो हमने मंगवाया उसका डिफरेंस इज नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्स माइनस एम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब ये देखो सबके नाम के आगे ना कुछ लिखा है, या सी लिखा है, या आई लिखा है, या जी लिखा है, या एक्स माइनस एम लिखा है। ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज द एब्रिविएशन फॉर ऑल द फोर कंपोनेंट्स। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द एब्रिविएशंस फॉर ऑल द फोर कंपोनेंट्स दैट आर अंडर द एग्रीगेट डिमांड। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन ऑल दिस फोर कंपोनेंट्स इन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन एक्सप्लेन इट, यू हैव टू राइट द एब्रिविएशन एज वेल, बिकॉज़ अगर मैं बोलूं कि हमको एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो हमको इन चारों का समटोटल करना पड़ेगा, हमको इन चारों का समटोटल करना पड़ेगा। जैसा आपको नीचे दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, मतलब क्या करा, चारों के एब्रिविएशन सिंपली ऐड कर दिए, राइट। यहाँ तक आपको समझ आया कि कैसे हो रहा है, बहुत आसान है समझ। ठीक है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, C is household consumption expenditure, I is investment expenditure, G government consumption expenditure, X minus M net exports। ठीक है, अब अब देखो जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमने नेशनल इनकम भी पढ़ा, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, है ना, तो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज के लिए भी हमने पढ़ा था, वो जो कि किस तरीके से मनी का फ्लो होता है, वो मैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्यों पढ़ा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज आपके लेवल पे सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ही आप फॉरेन कंट्रीज या फिर किसी और चीज से रिलेटेड आप नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं चार कंपोनेंट्स में से फॉरेन की चीजें हटा दूं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, जिसमें फॉरेन कंट्री से रिलेशन कुछ हो सकता है, जिसमें हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी के बाहर का कुछ सेक्टर मैं हटा दूं, तो क्या बचा, हाउस होल्ड बचा और गॉड, सॉरी हाउस होल्ड बचा और इन्वेस्टमेंट बचा, बस। ये टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं थे फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, अगर कोई ग्राफ आप सोचते तो कोई इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो सिंपल सिंपल का मोटा मोटा बात करी जाए तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी इन द AD कंपटीशन हैज प्लस I, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट इसमें काउंट नहीं थे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो AD का अगर मैं बेसिक फॉर्मूला की बात करूं तो इट इज C प्लस I, बट अगर द थ्योरेटिकल पॉइंट से बोला जाएगा तो यू हैव टू जस्ट स्टेट इट C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, चारों के फुल फॉर्म्स, चारों थोड़ा थोड़ा ग्राफिकल से। ठीक है, अब अब बात आती है इकोनॉमिक्स ग्राफ्स तो आएंगी ना, ग्राफ में थोड़ा काम चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बगल में क्या आ गया हमारे पास, AD का ग्राफ। AD कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जैसे डिमांड का कर्व होता था पहले वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं, लाइन देखते, तो ये बिल्कुल वैसा ही कर्व जैसे डिमांड का पहले पढ़ा था ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व अपने अपन ने, बिल्कुल सेम वैसा ही कर्व है। इधर अपने पास आएगा रियल GDP, इधर अपने पास आएगा प्राइस लेवल। ठीक है भाई, ग्राफ को याद रहता था, बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, ये नहीं भूलते, ये याद करना पड़ेगा आपको बस। तो नीचे इधर एक्स एक्सिस पे आएगा रियल GDP, वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस लेवल,
So I hope this is clear to you. The first concept of this chapter, A aggregate demand at A. ठीक है? Coming to the next concept. अगर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो सेक्शन डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं. Okay? Aggregate supply. इस चैप्टर का तो मैं नाम बताऊंगा आपको. चैप्टर का नाम क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड. इसको सो कॉल्ड प्यार से ADAS भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप ADAS के बारे में, रिलेशंस, उनके अंदर जो सब टर्मिनोलॉजीज है वो सब चीजें कैसे ये रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन, सब कुछ आप यही करते हैं. इसको ADAS भी कहा जाता है. तो ADAS का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है. ठीक है. तो जैसे एग्रीगेट डिमांड आपको समझ आया, क्या डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या था? जो कि प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी से कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. प्लान एक्सपेंडिचर. सप्लाई में क्या होता है? प्लान प्रोडक्शन. सप्लाई क्या होती है? जब आप प्रोड्यूस करोगे, आप उसको मार्केट में बिकने के लिए भेजते हो, राइट? प्लांट प्रोडक्शन इज एग्रीगेट सप्लाई बाय ऑल फैसिलिटीज. ठीक है. देखा ना, दैट आर प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी. जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो जो भी प्लान करते हैं टू प्रोड्यूस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. That is known as aggregate supply. It is also the value of total plant output. देखो ना यहाँ पे लिखा plant output. ये मार्केट में चीज होगी आज. ठीक है. It is a total of plant output in the economy. ठीक है. मैं ये बता देता हूँ. ठीक है. So इसमें लिखा क्या है? C plus S. लिखा है इसमें C plus S. What is C? What is C? C is consumer वाला expenditure, consumption expenditure. जो हाउस होल्ड करता है, जो भी पहले पढ़ा वही पढ़ा. ठीक है. प्लस एस. अब एस क्या होता है? एस होता है सेविंग्स. अभी सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे आगे. सी के बारे में भी पढ़ेंगे, मैं ऐसा नहीं बोला सी के बारे में नहीं पढ़ेंगे. सी के बारे में पढ़ेंगे. आप एक बार सी और एस समझ जाएंगे, आपको ये ए एस का जो फॉर्मूला है लिखा है ना, सी प्लस एस, समझ आ जाएगा. बिल्कुल पढ़ा मैंने आज. ठीक है. तब तक के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. हाउ हाउ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? हमने क्या पढ़ा? इट इज द प्लांट प्रोडक्शन बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. नेशनल इनकम क्या होता है? बताओ क्या होता है नेशनल इनकम? क्या डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की? यूनिट 1 में उससे पहले वही पढ़ा. नेशनल डेफिनेशन क्या थी? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द domestic territory of us, right? Sum total of all the goods and services that is produced. क्या? Produced? Produced. So, national income is equals to aggregate supply of the economy in the given period of time. ठीक है. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है कि AS is equals to Y. AS is equals to Y. तो ये तो याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, बिल्कुल. शुगर बहुत ज्यादा. AS is equals to Y. ठीक है. इसके बाद देखो, अब ग्राफ देखो इसका थोड़ा. कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, नेशनल इनकम यहाँ पे आएगा. ठीक है. कंजम्पशन एंड सॉरी कंजम्पशन एंड सेविंग सी एंड एस. ठीक है. सी एंड एस एकदम डिटेल में करने वाले. इसका ग्राफ देखो, अपवर्ड स्लोपिंग है. उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना, उसका कैसे था? उसका यहाँ से आता है इस तरफ. उसको एडी का कर्व कहते हैं. ठीक है. ठीक है. अब ये एएस का कर्व क्या है? वाई के बराबर होता है. तो ध्यान से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा चुका है बहुत बार. ये क्वेश्चन था, जो एएस का कर्व होता है, ठीक है, जो एएस का कर्व होता है उसी शेप, उसकी डिग्री कितना होता है? उसका एंगल कितने डिग्री का होता है? उसका एंगल हमारा 45 डिग्री का होता है. तो याद कर लो ये डिग्री. तो बिल्कुल बहुत बार आ चुकी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा. तो AS curve is a 45 degree curve. ठीक है. 45 डिग्री कर्व याद कर लीजिए. ठीक है. तब भी समझ आया बात. AS कर्व 45 डिग्री कर्व होता है. AD क्या होता है? प्लांट एक्सपेंडिचर. AS क्या होता है? प्लांट प्रोडक्शन बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. AS को नेशनल इनकम भी कहते हैं. ठीक है. AS का फॉर्मूला क्या सीखा? अभी C प्लस एस सीखा. AD का फॉर्मूला प्लस AD का फॉर्मूला सीखा C प्लस I प्लस G
plus x minus m सीखा, और in the two sector economy it is AD is equals to C plus I. आई बात समझ में आपको? आगे बात क्लियर हो गई यहाँ पर? बहुत बहुत बहुत। अब पढ़ेंगे सी के बारे में, क्या है कंजम्पशन फंक्शन, क्या सी होता है कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है? Consumption function is the function of the functional relationship between the income and the consumption. It is a functional relationship. दिख रहा है ना यहाँ पे f लिखा है, f में ब्रैकेट में y लिखा है, y is always the income, please. ये तो बिल्कुल आपको ये पता ही होना चाहिए कि y क्या होती है, y income, ठीक है? y is always the income and f, ये जो छोटा वाला f देते हैं ना यहाँ पे, it is function. तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा इसे फंक्शन कहते हैं, बट जो विदाउट मैथ्स वालों कोई बात नहीं, मैंने आपको बताई थी अभी सब, ठीक है? तो जब भी हमें किसी के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाना होता है ना, तो जो हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट होता है उसका कैसे है, स्मॉल है, ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं, इट इज अ फंक्शन, तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अब क्या चीज आपको सिंपल भाषा में समझो, आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से आपने 80 रुपए का खा लिया, खा लिया, खरीद खर्चा कर दिया अपने उसमें, और इस दिस क्या आप उसमें से 80 रुपए खा गए ना, तरीके से तो बोला जाएगा कि आपने 80 रुपए खर्च कर दिया अपने ऊपर, 80 रुपए आप उसको कंज्यूम कर। So consumption function is basically the that part of income that is consumed for the fulfillment of your needs or your wants and your, ठीक है? So consumption function क्या होता है? It is a function relationship between the income and consumption, कि आपने कितना कंज्यूम किया अपनी इनकम में से, that is only the consumption itself, okay? तो इट्स फॉर्मूले में C क्या है हमारा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y नेशनल इनकम, स्मॉल f तो मैंने आपको बताया फंक्शनल रिलेशन। तो आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी सब में समझने वाली, हर एक स्लाइड पर क्या आएगा, ठीक है? एंड इंटर ही होगा, बट वही है कि नया नया तो आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? अब इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन? अब ये काम आएगा हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है? अभी बस इक्वेशन देख लो, पहचान लो, इसको डिटेल में मत जाना, तो थोड़ी देर बाद समझ C is equals to C bar plus MPC dot Y. ये बस यहाँ देख लो कहीं पे, ये समझ अभी नहीं आएगी कि अभी दोबारा से हम चीजें करेंगे, क्योंकि C बार आपने नहीं किया अभी तक, आपने MPC नहीं किया अभी तक, आपने Y किया बस। तो इस इक्वेशन जो C लिखा है इसको खाली C, दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन, C बार पे मत जाओ, MPC के भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, बिकॉज अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, एंड Y इज द नेचुरल। तो अभी तक जो जो आपने समझना है, that is AD क्या होता है, AS क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। Moving on to the next one, autonomous consumption, ये important, ये करते हैं, ठीक है? autonomous consumption क्या है? So autonomous consumption होता क्या है? It is basically consumption that does not change in the level of income, ठीक है? autonomous consumption क्या होता है? जो चेंज नहीं होती जब इनकम चेंज हो, मतलब इधर ही से बोला जाए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब एक बात बताओ, जब आप कुछ नहीं खाते, जब आप बिल्कुल इनकम जीरो, जीरो, कुछ कुछ नहीं कमाते हो, तब आप फिर ऐसे तो खाओगे, सेविंग से पैसा ले लोगे, कहीं से पैसा ले लोगे, कुछ तो खाओगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट? तब भी जब when you are consuming something, it is what? It is a consumption level that will be there when there will be no income, there is, right? So that consumption, when there is no income, when there is zero level of income, is known as autonomous consumption. As autonomous consumption. अब autonomous consumption से रिप्रेजेंट करते हैं C से, और C के ऊपर आ जाता है बंदा, C बार is as autonomous consumption। मैं लिखा भी है बहुत छोटा लिखा, तो विजिबल होगा नहीं होगा, I don't know, but आप इस बात को देख रहे हो, bar is known as autonomous consumption। तो I hope यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी बात। At zero level of income, whatever you are consuming, the consumption level will be known as autonomous consumption. Okay? I hope this is clear. So
What is next? Next is यहाँ पे लिखा है propensity to consume is the tendency to spend on goods and services. देखो propensity क्या होता है? propensity वर्ड का मतलब है झुकाव, inclination of the person कि कंजम्पशन की तरफ कितना इंक्लिनेशन है आपका, ठीक है? तो दैट इज नॉट एज propensity to consume, ठीक है? कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं goods and services के ऊपर, कितनी टेंडेंसी ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. That is, it is basically of two types. Average propensity to consume, marginal propensity to consume. एपीसी, एपीसी बस नाम पढ़ लो, आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है? एपीसी एंड एमपीसी आर द टू propensity to consume system measure by the tendency how much an individual is spending on their goods and services, right? तो यहाँ पे बात समझ आ रही और समझ आ रहा क्या? तो आज के लिए इतना ही करेंगे आज हम, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही. आज हमने क्या किया? आज हमने किया एडी क्या होता है, आज हमने किया एएस क्या होता है, फिर मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले बताए थे. एडी का क्या था? सी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस टेन इनटू से डिनोमिनेटर सी प्लस आई. एएस का क्या बताया मैंने आपको? सी प्लस एस, ठीक है? जिसमें से मैं सी को समझा, कंजम्पशन फंक्शन को ना समझा है अच्छे से. फिर हमने एएस में क्या जाना था कि एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, दैट इज वाई, ठीक है? ये भी एक रिलेशनशिप होता है. आफ्टर दैट we went on to the topic of consumption function. What is consumption function? It is the functional relationship between income and consumption. कि from the total income, how much you are consuming. Okay? तो फिर हमने एक एक क्वेश्चन देखी थी कंजम्पशन फंक्शन की. क्वेश्चन जो भी आपको समझ में नहीं आएगी, बट नेक्स्ट लेक्चर में समझ आ जाएगी, ठीक है? And after that, we move on to autonomous consumption. That is, whatever you are consuming at this level of income, the consumption level is known as autonomous consumption. That is C bar. C bar. Okay, so it is very important to you. अभी next section में हमारा autonomous consumption के आगे का क्वेश्चन आएगा. And after that, we have just went on to the introduction of propensity to consume. That is the inclination of the consumption function. आपको जो consumption graph है, consumption function का जो graph है, how much it is inclined means what is the tendency of your spending on the goods and services. Okay, it is basically the propensity to consume. The propensity to consume is of basically two types: average propensity to consume, marginal propensity to consume. APC, MPC. Is that clear to you? And in the next lecture, we'll be starting with APC, MPC, and their relationship with each other, and moving on to the same. So till then, stay safe, stay healthy, make your own notes, and to prepare this unit very well. If you have any doubts, drop down in the comment section. To like, share, and follow the channel. I will check it out and for notes, refer our website also. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching this video. If you like, do share, do subscribe to the channel, and do hit the like button. Thanks so much. Stay tuned with the channel as well.